नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। वहीं अब जब भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है, तो स्वदेश न्यूज उन सभी वायु वीरों के शौर्य को सलाम कर रहा है, जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। तो चलिए, वायुसेना दिवस के मौके पर आज हम हमारी खास पेशकश में आसमान में हिंदुस्तान के दम की ही बात करें। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को अस्तित्व में आई थी। भारतीय वायुसेना भारतीय नौसेना और सेना के साथ साथ देश की रक्षा प्रणाली का एक मौलिक और महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इंडियन एयरफोर्स पहली बार बहादुर कार्रवाई में आदिवासी के खिलाफ वजीरिस्तान युद्ध के दौरान सामने आया था। इसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना का जबरदस्त विस्तार हुआ। युद्ध के दौरान विशेष रूप से बर्मा में आईएफ एक महान रक्षा बल साबित हुआ। फिर इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना जाने लगा। आंकड़ों के मुताबिक अपनी स्थापना के समय भारतीय वायुसेना के पास 6 आरएफ ट्रेन अधिकारी और 19 वायुसैनिकों की ताकत थी। इसके अलावा इन्वेंट्री में 4 वेस्टलैंड AA बाइप्लेन भी थे। उस समय ये दुनिया के अन्य देशों की मजबूत वायुसेना की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वहीं वर्तमान में लगभग 1,70,000 पर्सनल और 1,500 विमानों के साथ आईएफ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। आईएफ में विमेन फाइटर पायलट्स की संख्या भी अच्छी खासी है। यहां तक कि राफेल फ्लीट में भी एक महिला फाइटर पायलट है। वायुसेना पर न केवल भारतीय क्षेत्र को सभी जोखिमों से बचाने की जिम्मेदारी है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों को सहायता भी प्रदान करना है। आईएफ का युद्धों में शामिल रहा है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, कांगो संकट, ऑपरेशन पुमलाई और ऑपरेशन पवन। मौजूदा समय में आईएफ की जो 5 बड़ी ताकत है, उसमें राफेल, सुखोई, मिग-20, मिराज, तेजस शामिल हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में वायुसेना का हिस्सा बना स्वदेशी LCH प्रचंड भी काफी अहम है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कई खूबियां हैं। आपको यह भी बता दें कि वायुसेना के 90वां स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ के सुखना लेक में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। वायुसेना दिवस फ्लाई पास्ट में करीब 80 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इससे पहले जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। जवानों ने इस दौरान राइफल ड्रिल की प्रस्तुति दी, मार्च पास किया, साथ ही जिप्सी को खोलकर कुछ ही मिनटों में दोबारा असेंबल भी करके दिखाया। आपको यह भी बता दें कि वायुसेना दिवस पर नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी लॉन्च हुई है। एयरवाइस तो आज वायुसेना दिवस पूरा देश मना रहा है और इसको लेकर खास आयोजन भी किए गए हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे देश के शौर्य पर, कि किस तरह से हम चौथी सबसे मजबूत वायुसेना बने हैं। और इस पर खास चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड PK श्रीवास्तव जी, जो कि विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। PK श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी। अनुपम तिवारी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं PK तिवारी सर, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, PK श्रीवास्तव जी, आप ही से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आज 90वां हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये वाकई बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि 90 साल हो गए हैं और इस 90 साल में हिंदुस्तान ने ऐसी तरक्की की है कि एक जमाने में जब हम इंग्लैंड के अधीन थे, हम उनके गुलाम हुआ करते थे, लेकिन 90 सालों में हम दुनिया की सबसे चौथी बड़ी वायुसेना ताकत बन गए। कैसे देखते हैं आप इस पूरी जर्नी को श्रीवास्तव जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को भी वायुसेना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आपने अभी कहा और हम सब सुबह से भी परेड देख रहे हैं, 90वां दिवस आज हम मना रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। वायुसेना ने इस दौरान बहुत कुछ देखा,
बहुत समय चेंज हुआ, बहुत टेक्नोलॉजी बदल गई। हमने अपने पिस्टन इंजन के जहाज़ से अपना सफ़र शुरू किया था और आज हम जो है सुपरसोनिक जहाज़ में उड़ान भर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान हमारी जो डिपेंडेंसी थी दूसरे देशों के ऊपर, बड़े देशों के ऊपर, जिनसे हम स्पेस खरीदते थे, जिनसे हम आर्मामेंट खरीदते थे, जिनसे हम हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स जहाज़ खरीदते थे, आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आज वो फाइटर जहाज़ और वो फाइटर हेलीकॉप्टर हम खुद बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। जी, तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, यदि आप देखें तो एयरफोर्स के लिए कहा जाए तो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ज़माना था जब हम जो भी हमारे ख़ास प्लेन हुआ करते थे और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हुआ करते, जो भी तमाम चीज़ें हुआ करती थी, उसको हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज हमारा देश इतना मजबूत हो गया कि हम खुद मेड इन इंडिया लगे हुए और इतने ताकतवर हम एयर फाइटर बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। ये वाकई हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। अनुपम तिवारी जी, किस तरह से आप देखते हैं 90 साल हो गए और इन 90 सालों में चौथी सबसे बड़ी वायुसेना आज बनकर उभरी है भारत की वायुसेना। भागवत जी, सारे देशवासियों को मेरी तरफ से भी वायुसेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बार बार आप एक चीज के ऊपर बहुत मुझे लगता है जोर डाल रहे हैं, चौथे नंबर की बड़ी वायुसेना। जी, देखिए, जंगें नंबरों से नहीं जीती जाती हैं और चौथा नंबर हो या पांचवा नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम या हमारी वायुसेना पहले नंबर की हौसला रखने वाली वायुसेना है। बिल्कुल। और हम हौसलों के दम पर, जज्बे के दम पर और अनुभव के दम पर हमारी एयरफोर्स ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में खतरनाक मिशंस को अंजाम दिया हुआ है। और इस वजह से पूरी दुनिया हमारे पायलट्स को, हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे सपोर्ट स्टाफ को सलाम इसीलिए करती है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 जज्बा है। और इस बात के लिए आप इंडियन एयरफोर्स की तारीफ कर सकते हैं कि ये जज्बा उनको उसी लिगेसी से मिला है जो 1932 से लेकर के आज तक लगातार एक आईना दिखा रही है और एक प्रेरित कर रही है, एक प्रेरणा काम कर रही है। तो ये लेगेसी बहुत बड़ी है। रॉयल एयरफोर्स से एयरफोर्स में कन्वर्ट होना और एयरफोर्स से आज की इंडियन एयरफोर्स में जब हम स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, इसमें एक लंबा प्रोसीजर लगा है, बहुत कठिनाइयां हमने झेली हैं। जिस तरह से देश में तमाम तरह की विपत्तियां आई हैं, उसी तरह एयरफोर्स से भी तमाम विपत्तियों, तमाम युद्धों और तमाम ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है जिसके बारे में हम लोग तैयार नहीं होते। लेकिन इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसके पास हर चीज को करने के लिए कम से कम 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं। और एक स्टैंड बाई व्यवस्था एयरफोर्स में हमेशा से रही है कि अगर आप इस तरह से हम सफल नहीं हो सकते तो हमारे पास दूसरा रास्ता रहता है, उससे हम सफल होंगे। उससे भी नहीं हो सकता, हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन रहता है। तो हर चीज को हम पहले से ही तैयार करते हैं और इसी वजह से एयरफोर्स आज अपनी बादशाहत पूरी दुनिया में दिखा रही है। चाहे आप कॉन्गो का नाम लिया आपने, कॉन्गो से लेकर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तक, या बर्मा से लेकर के हिमालयन तराई तक, तमाम तरह की जगहों पर, चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंचानी हो, चाहे युद्ध लड़ने हो, चाहे कुछ स्ट्राइक्स को अंजाम देना हो, हर अव्वल नंबरों से भारतीय वायुसेना पास होती है। और इसी वजह से आज एक खास दिन है और इस खास दिन पर हमें तमाम एयर वॉरियर्स के शौर्य को याद करना भी चाहिए और एक तरह से हमको प्रफुल्लित भी होना चाहिए कि हमारे पास इस तरह के लोग हैं, इस तरह के मशीन्स हैं और इस तरह के मैन बिहाइंड मशीन्स हैं जो कि शौर्य को जिंदा रखे हुए हैं और भारत की सीमाओं को लगातार आसमान से लेकर के समंदर तक सुरक्षित रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, जिसमें कोई शक नहीं है। मैंने जो चौथे नंबर की बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूं या मैं उसमें जोर दे रहा हूं, मैं आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं। और अगर हम ताकत की बात करें, शौर्य की बात करें, जज्बे की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी भारतीय वायुसेना पहले नंबर पर है। और जब भी मौका मिला है भारत के वायुसेना को अपनी शौर्य दिखाने का, उन्होंने ये साबित किया है कि हम हमेशा पहले नंबर पर थे और हमेशा रहेंगे। पीके श्रीवास्तव जी, आप चैलेंज किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये 90 साल का जो समय होता है, सफर होता है, इतना आसान नहीं होता। किस तरह के चैलेंजेस थे, क्योंकि आप भी खुद इसी फील्ड में रहे, किस तरह के चैलेंजेस थे और कितना मुश्किल था उन चैलेंजेस से पार करना? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टेक्नोलॉजी है। एविएशन में जो है टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट फेज पे चेंज होती है। आज यदि जो रडार हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो रडार जो है ऑब्सोलीट हो जाए, उस रडार की फ्रीक्वेंसी वगैरह सबको लीक आउट हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चेंज जो है वो एयरफोर्स ने देखा है, टेक्नोलॉजी में चेंज। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमने शुरुआत करी थी बहुत ही स्मॉल जहाज से, पिस्टन इंजन हुआ करते थे जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल हुआ करती थी, जिनमें केवल गन लगती थी, छोटे छोटे रॉकेट फायर करते थे, छोटे बॉम्ब ड्रॉप किए जाते थे। लेकिन अब आज की डेट में आप देखिए कि जो हमारे
पड़ोसी देश हैं या जो हमारे दुश्मन देश हैं वहाँ भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई, तो हमें उनके एक कदम आगे उनसे चलना पड़ेगा। यदि उनको हमें डोमिनेट करना है तो एक कदम उनसे आगे चलेंगे हम, और ये काम हम बखूबी निभा रहे हैं जी। आज की डेट में। हमारे जितने भी सरकारी PSUs जिनको कहते हैं वो पूरी दम से तरह तरह की टेक्नोलॉजी बाहर से ला रहे हैं, और उनको जो है वो उनका इंडियनाइजेशन हो रहा है। और रडार की हम बात करें तो रडार भी हमारे यहाँ बनना शुरू हो गए हैं, बहुत ही हाई तकनीकी से वो रडार बनाए जाते हैं। मिसाइल्स का हमने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। जितने भी टाइप के एविएशन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट एक जहाज में लगते हैं, जो उस जहाज को बॉम्ब ड्रॉप कराने के लिए या मिसाइल फायर करने के लिए, रॉकेट फायर करने के लिए जो एक खूबी देते हैं उस जहाज को, वो सब चीज़ें जो हैं वो आज हमारे देश में भी बन रही हैं। और उसी टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की वजह से आज हम कह सकते हैं कि आज हमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बड़े बड़े देश भी मुकाम हासिल कर रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने जो भी आपने कहा कि ये 4th नंबर की एयरफोर्स है, ये डेटा एक्चुअली केवल जो डिफेंस का जो बजट होता है उसके बेस पे कही जाती है, क्योंकि हमारा बजट जो है वो डिफेंस के लिए कम है। पर फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि एक साल ऐसा आया था कि जब मैं खुद ही इस डिफेंस बजट बनाने में शामिल था, तो वो जितना भी बजट हमको दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। अच्छा। क्योंकि हर कंट्री का डिफेंस बजट जो है उसके GDP के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा GDP होता है, उसके परसेंटेज के बेस पे हमको बजट मिल जाता है। अब यदि हम अपने आप को कंपेयर करने लगे, आप यदि कंपेयर करें अमेरिका से या चीन से, तो उनका डिफेंस बजट जो है $700+ का होता है, क्योंकि उनका GDP भी उसी हिसाब से। लेकिन हमारा GDP जिस हिसाब से है, हमको 10% GDP का हमको हर साल ग्रोथ के हिसाब से हमको जो डिफेंस बजट मिलता है वो बहुत सफिशिएंट है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी तरह से हम उसमें मैनेज करते हैं। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है आपने बहुत ही टेक्निकल तरीके से इसको बेहतर समझा है। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जज्बे की अगर हम बात करें और अगर हम काबिलियत की बात करें तो हमारे देश की वायुसेना नंबर 1 पर है। और 2019 में अभिनंदन ने इसको साबित भी किया है कि जहां पर MiG-21 बाइसन से F-16 जो कि बहुत अत्याधुनिक फाइटर प्लेन मारा जाता है, और उसको युद्ध में जब पाकिस्तान के साथ एक छोटी सी एक वॉर चल रही थी वहां पर उसको मार गिराया था। अनुपम जी, मैं जो जिक्र कर रहा था कि जज्बे की अगर बात करें, काबिलियत की बात करें, तो 2019 में एक बार फिर से हमारे सिर्फ एक विंग कमांडर अभिनंदन ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि हम बाइसन के जरिए, मिग बाइसन के जरिए हम आपके F-16 को गिरा सकते हैं, जो कि अमेरिका बड़ा दावा करता है कि बहुत ही अत्याधुनिक हमारा ये फाइटर प्लेन है जो पाकिस्तान के पास है। इसके पीछे उन पायलट्स का कड़ा परिश्रम है, देखिए, और उन टेक्नीशियंस का एक बहुत बड़ा योगदान है जो ऐसे एयरक्राफ्ट को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, जिनको पूरी दुनिया एब्सोल्यूट कर चुकी है। MiG-21 बाइसन वगैरह आज कहीं भारत समेत बहुत कम देशों में उड़ाए जाते हैं, और फिर भी उनको लगातार मॉडर्नाइज करके, लगातार अपग्रेड करके, भारत की जरूरतों के हिसाब से उनको कन्वर्ट करके अगर हम उड़ा पा रहे हैं तो इसके लिए भी, इसके पीछे भी वायुसेना की एक बड़ी मेहनत लगती है। समय के साथ इनको फेज आउट जरूर किया गया है, लेकिन फिर भी अगर ये एयरक्राफ्ट F-16 को चैलेंज कर रहा है, उसको मार गिरा रहा है, और तो इसमें पायलट की एक क्षमता भी है और उन सपोर्ट स्टाफ का भी एक योगदान है जिन्होंने इन एयरक्राफ्ट को अभी भी सर्विस में रखा हुआ है। हमको इसके आगे भी सोचना है भागीरथ जी। हम जैसे सर ने बताया कि हम मॉडर्नाइजेशन के तरफ नए नए स्टेप्स उठा रहे हैं, तो उसकी तरफ तो हम जा ही रहे हैं, और साथ ही साथ एयरफोर्स ने अब और अत्याधुनिक प्रणालियों के ऊपर, जैसे ड्रोन सिस्टम्स के ऊपर, एरोस्पेस सेफ्टी के ऊपर, मतलब हम वायुसेना के ऊपर, हम वायुमंडल के ऊपर की लड़ाइयां आगे लड़ी जाएंगी, सैटेलाइट के ऊपर लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे, तो उसके बारे में भी एयरफोर्स सोच रही है। तो इन सब चीजों की तरफ भी इंडियन एयरफोर्स अब काम कर रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में हमने देखा है, कई सारे जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे आर्मेनिया अजरबैजान का हो, चाहे यूक्रेन रशिया का हो, या फिर अभी हाल ही में कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ ऐसे ड्रोन के हमले देखने को मिले थे, तो हर जगह पे ड्रोन एक बहुत ही उपयोगी साधन साबित हो रहा है लड़ाई के लिहाज से। और इसलिए एयरफोर्स भी अब तमाम अपनी फायर पावर के साथ साथ ड्रोन को भी अपने साथ मिला रही है। आप देखेंगे कि सिर्फ ड्रोन ही नहीं, जो ड्रोन का जो अत्याधुनिक तरीका है, स्वान रोबोटिक्स जिसको बोला जाता है, जिसमें कई सारे ड्रोन आपस में मिलकर के लड़ाइयां लड़ते हैं, उस तरह की तकनीकी ऊपर भारत काम कर रहा है। और भारत बहुत जल्द आपको इस क्षेत्र में भी, भारतीय वायुसेना आपको बहुत आगे दिखाई देगी, क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। और भारतीय वायुसेना की एक यही खासियत रही है कि उसने हर युग में, हर समय के साथ अपने आप को बढ़ती हुई जरूरतों के हिसाब से ढाला भी है और फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाए हैं। तो इस तरह की कोई चीज कैरी नहीं करी है जो कि हमको थोड़ा स्लो कर सकती थी। भारतीय वायुसेना अपने देश की क्षमता को समझते हुए, देश की GDP के हिसाब से अपने बजट को सही रखते हुए, और फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस कैसे होंगे उनके हिसाब से अपने आप को तैयार कर रही है।
तो इस चीज को भी हमको समझना पड़ेगा कि एयरफोर्स ने पहले भी जैसे आपको दिखाया है कि विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस तरह से अपने शौर्य के दम पर पाकिस्तान की सेना को चैलेंज किया, F-16 जैसे आधुनिक विमान को मार गिराया, उस तरह की चीजें आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। और जैसा कि अभी LCH की हम लोग कई सारे दिनों से बातें कर रहे हैं, प्रचंड की बातें कर रहे हैं, तो ये सब उसी का नमूना है कि हमने समय के साथ साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को डेवलप किया है। तो एयरफोर्स के पीछे जो सपोर्ट है DRDO का, HAL का और तमाम एजेंसीज का, वो भी काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि भविष्य में इनका और ज्यादा उपयोग भारतीय वायुसेना करने वाली है और समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करने वाली है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर भविष्य की बात करते हैं पीके श्रीवास्तव सर जी, तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जहां पर आपका फाइटर प्लेट या ड्रोन कहीं पे भी जा रहा है, दुश्मन को खबर लगे, वो दुश्मन के एरिया में चले जाता है और जो भी उसको ऑपरेशन करना है उसको अंजाम करके आ सकता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, और जहां पर अगर हम आजकल कार की भी बात होती है, ड्राइवरलेस कार, तो पायलटलेस, हालांकि हम ड्रोन का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी कि जहां पर आपका पायलट नहीं है लेकिन आपका प्लेन दुश्मन को बिना जानकारी दिए उसके इलाके में घुसकर अपना ऑपरेशन करके अंजाम देकर आ जाता है। देखिए, हम लोग आज की डेट में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है बहुत ज़्यादा, एयरफोर्स में भी बहुत काम हो रहा है, पूरे देश में इसके ऊपर काम हो रहा है एक्चुअली। यदि आप देखें, जैसे हम कहते हैं ना IT, तो काफ़ी लोग इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जबकि मैं उसको कहता हूं कि ये आई है इंडिविजुअल और उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। तो इंडिविजुअल हैज़ टू बी अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा एक सिद्धांत है, और भारतीय वायुसेना में जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और अडाप्ट हो रही है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में गया हूँ और इट वॉज अ बिग आई ओपनर फॉर मी कि इतना पोटेंशियल है हमारी इंडस्ट्रीज में। आप यदि, जैसे आप अभी बोल रहे थे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे थे, तो और ड्रोन में आपने कहा कि पायलटलेस व्हीकल होना चाहिए, जिसको UAV कहा जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इस पे तो देश में बहुत ज्यादा काम चल रहा है। इसके पहले भी बहुत साल हो चुके हैं, हमने ये खरीद लिया। तो श्रीवास्तव जी, क्या ये माने कि आने वाले दिनों में जिसके पास ये टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज्यादा बेहतर होगी, अपग्रेड होगी, वही देश दूसरे देश से आगे होगा जंग के मैदान में? देखिए, केवल टेक्नोलॉजी के बेस पे युद्ध कभी जीता नहीं जाता है। जो ह्यूमन बीइंग है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कितनी भी टाइप की टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी आपको एक सपोर्ट दे सकती है, टेक्नोलॉजी जो है युद्ध की स्पीड बढ़ा सकती है, लेकिन जो काम एक ह्यूमन बीइंग को, जो एक पायलट को करना है, वो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता जी। अच्छे जहाज होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी उन जहाजों में होगी, तो पायलट को वो असिस्ट करेगी। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे एक जो डिसीजन, जैसे आप यदि अभी आपने जिक्र किया कि F-16 मार गिराया है, तो निक ऑफ द टाइम जो डिसीजन लेना था एक मिसाइल फायर करने का, वो तो पायलट ही ले सकता है। बिल्कुल। तो हो सकता है बहुत सालों के बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइप का आ रहा है, तो मुझे पहली बात तो मुझे, क्योंकि मैं खुद ही इंजीनियर हूं, मुझे कभी लगता नहीं कि ह्यूमन बीइंग को कोई रिप्लेस कर सकता है। बट हाँ, थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से हमारी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी ईजी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं शॉर्ट में ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इसी फील्ड में रहे हैं, तो अभी जिस तरह से भारत की जो वायुसेना है वो इस पर जो काम कर रही है, क्या इस गति को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, या फिर जो हम अभी के हिसाब से हम एक कदम आगे ही चल रहे हैं? देखिए, एविएशन फील्ड ऐसा है कि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं। ये ऐसा फील्ड नहीं है जैसे सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट भी हो गया तो जमीन पे ही एक्सीडेंट हो रहा है जी। लेकिन एविएशन फील्ड जो है बहुत ही रिस्की फील्ड होता है, और जो चीज़ हम जमीन पे टेस्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आज 30,000 फीट के ऊपर ये किस टाइप से बिहेव करेगा, या किस टाइप के इसके ऊपर फोर्सेस काम करेंगे। हम कोशिश करते हैं जमीन पे सिमुलेट करने की, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो एविएशन बहुत ही ट्रिकी फील्ड है, इसलिए इसमें यदि हम सोचें कि ओवरनाइट कुछ काम हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब आप यदि LCH का हम लोग जिक्र करें, LCA का जिक्र करें, तो हमको बहुत साल लगा ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, क्योंकि इसमें रिलायबिलिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी एविएशन इक्विपमेंट है, जो भी सिस्टम उस जहाज में लगे हैं, वो बिल्कुल मोर देन 100% सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी हम उसको जहाज पे फिट करते हैं और तभी फिर हम उसको सर्टिफाई करते हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी, गर्व की बात है कि हिंदुस्तान आज उतना काबिल है कि अपने हिंदुस्तान में, हमारे देश में हम इतना अत्याधुनिक हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। जो जरूरत की जो चीजें हमारे देश की सेना को चाहिए, हमारे यहाँ के इंजीनियर, हमारे यहाँ के जो
लोग हैं जो इन चीजों को बना रहे हैं, मेड इन इंडिया, वो हमारे देश की सेनाओं को समय पर उपलब्ध करा पा रहे हैं, वाकई गर्व की बात है। अनुपम तिवारी जी, अगर अगर सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान से अगर किसी की जंग होगी तो वो होगा पाकिस्तान या वो होगा चाइना, और इसके लिए भी हिंदुस्तान हमेशा तैयार रहता है कि दोनों देशों से अगर एक साथ जंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से जंग होगी तो चाइना इसी फिराक में बैठेगा कि एक तरफ जंग पाकिस्तान के साथ हो रही है तो क्यों ना वो भी हमला कर दे, या अगर चाइना के साथ हो रही है तो पाकिस्तान उनका सपोर्ट करेगा। तो हमें हमेशा दोनों तरफ से तैयार रहना, और दोनों तरफ से तैयार रहना तो हमको उतने ही जो हमारे वायुसेना के जो जवान हैं, जो अधिकारी, उतने ही होने चाहिए। हमारे पास प्लेन उतने ही मजबूती के साथ चीजें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अभी हमारी वायुसेना लगातार एक के बाद एक नए मुकाम हासिल करती जा रही है, और पाकिस्तान से हम, कोई शक नहीं है, पाकिस्तान से हम टेक्नोलॉजी में, चाहे हम जज्बे में आगे हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना को लेकर हमको थोड़ा संशय रहता है, हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम कैसे और बेहतर कर सके हम चाइना के मुकाबले, ताकि कि अगर कोई भी चीज ऐसी हो तो हम मजबूती के साथ, अभी हमने हालांकि डोकलाम में दिखा दिया था चाइना को कि हम कितने मजबूत है, लेकिन अभी हमारी जो तैयारी है और क्या कुछ, कौन सी जगह में तैयारी हमको हिंदुस्तान की वायुसेना को और मजबूत करनी है और बेहतर करनी है। देखिए, बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में 2014 के आसपास से ये महसूस किया जाने लगा था कि भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए अपनी वायुसेना को और सेनाओं को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन हमारे बगल में डेवलप हो रही थी और जिस तरह का कोलैबोरेशन पाकिस्तान और चाइना के बीच में हो रहा है, वो साफ दर्शा रहा है कि ये भारत के लिए दोनों का जो ज्वाइंट कॉम्बिनेशन है वो बहुत खतरनाक है। तो भारत को अपने आप को डेवलप करना पड़ा, और 2014 के बाद से लगातार भारत ने इस दिशा में काम किया है, क्योंकि एयरफोर्स ने हमेशा एक सेटअप बनाया इस तरह का कि अगर टू फ्रंट वॉर होगा तो उनको किस तरह की तैयारियां करनी है। उसके बाद से 2014 के बाद से जितनी भी एक्सरसाइजेस हुई इंडिया के अंदर, स्पेशली एयरफोर्स की, सब में लगातार इस चीज के इंतजाम किए गए थे कि टू फ्रंट वॉर में हमारी एयरफोर्स कैसे रिटेलिएट करेगी, कैसे उसके ऊपर जाएगी। कई सारी एक्सरसाइजेस मैंने देखी हैं जो कि वेस्टर्न फ्रंट पर और ईस्टर्न फ्रंट पर एक साथ बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस करी गई थी। पूरे इंडियन एयरफोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट वेस्टर्न फ्रंट में और एक पार्ट ईस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा था, और ये सब एक्सरसाइजेस इतनी जल्दी होती थी जिसके बारे में आमतौर पर एयरफोर्स के अंदर भी लोगों को कल्पना नहीं होती थी। तो भारतीय वायुसेना ने उस हिसाब से अपने आप को तैयार किया। लेकिन अब फ्यूचर क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि चाइना जो है आज एक बड़ी पावर है, और बड़ी पावर होने के साथ साथ उन्होंने क्रूज मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम किया हुआ है। आप देखें, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है जो कि भारत के पास फिलहाल नहीं है। तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का हमारे पास राफेल जरूर है 4.5 जनरेशन का, लेकिन 5th जनरेशन की स्टील टेक्नोलॉजी के ऊपर अब हमको ध्यान देना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू हो गया है। लेकिन वो काम जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट आएगा, मुझे लगता है कम से कम उसको आने में 7 से 8 साल मेड इन इंडिया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आने में लग जाएंगे। तो मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा काम और बढ़ाना चाहिए, या ये जो गैप है चाइना की डेवलपमेंट को देखते हुए हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का ना होना, इसको किसी तरह से भरा जाना चाहिए। चाहे हम रशियन मेड सुखोई 35 की तरफ जाएं या F-35 की तरफ जाएं, अमेरिकन मेड, कुछ हमारे बेड़े में इस तरह की चीजें मुझे लगता है आज की डेट में जब तक हमारा खुद का स्वदेशी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक इनको हमें खरीदना पड़ेगा। राफेल एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, एक बैकबोन बन सकता है हमारे वायुसेना की चैलेंजेस को देखते हुए। तो इसके एक दो स्क्वाड्रन को और सेटअप करना पड़ेगा ताकि हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। वैसे भी अभी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कागजों पर भी सुरक्षित दिखनी चाहिए। जिस तरह की हमारे पास 32 स्क्वाड्रन का एक बेड़ा आइडियली होना चाहिए था, तो उतने स्क्वाड्रंस को डेवलप करने की तरफ बिल्कुल अनुपम जी, कदम बढ़ा रही है। मजबूत तो है वायुसेना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें इसको भी जानना जरूरी है, और मुझे लगता है कि सरकार और हमारे देश की जो वायुसेना है उसके ऊपर लगातार काम कर रही है। इसलिए यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर, हमारे देश की वायुसेना को सौंपा गया है। और जैसा आपने जिक्र किया कि फिफ्थ जो वायुसेना है, हमारी जो चौथी भी वायुसेना है, और जो चाइना के जो कुछ ऐसे विमान हैं जहां पर अभी हमारे देश को और मजबूती के साथ उनके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस रखने पड़ेंगे कि जो राफेल से भी बेहतर हो और उनका हम मुकाबला कर सके। मुझे लगता है बहुत जल्द, जैसे आपने 6-7 साल का, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द उसके पहले हमारे पास जो 5th जनरेशन के एयर फाइटर होंगे वो हमारे देश की सेना में शामिल जरूर होंगे। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और पीके श्रीवास्तव जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वायुसेना का आज 90वां स्थापना दिवस है, और वाकई देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर जज्बे की बात करें, जज्बा हमारे देश के युवाओं पर, जज्बा हमारे देश के वायुसेना के कमांडरों पर, अधिकारियों पर, जवानों पर जबरदस्त है, कोई शक नहीं है। और 2019 में जब हमारे अभिनंदन ने, विंग कमांडर अभिनंदन ने
जब मिग बाइसन 21 से F-16 को मार गिराया था, तभी से पूरी दुनिया ने हमारे देश के जाबाजों का लोहा देख लिया था। और लगातार टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो देश की सेना है और मजबूत होते जा रही है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।